चलो तो ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं जब तक और स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि पोजीशन क्या होती है, पार्टिकल की लोकेशन स्पेस में कहीं पर भी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, उसको पोजीशन बोला जाता है। ऑब्जर्वर या हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोल देते हैं। और वो अलग अलग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में लोकेशन अलग अलग हो सकती है। फिर अगर लोकेशन जो है पार्टिकल की या पोजीशन जो है वो फिक्स रहती है टाइम के साथ तो पार्टिकल रेस्ट पे बोला जाता है। और अगर पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ तो पार्टिकल मोशन में बोला जाता है। फिर जब मोशन की बात करते हैं तो मोशन के कुछ पैरामीटर्स की बात करते हैं, जिसमें हमने बात की डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होती है? सर क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होती है? सर वो बेसिकली जितना भी एक्चुअल पाथ लेंथ कोई भी ऑब्जेक्ट ने कवर करा है विथ जब उसकी पोजीशन चेंज होती है विथ नहीं पोजीशन मतलब ठीक टोटल है, पाथ लेंथ कवर्ड बाय हाँ। तो ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है, मूव कर रहा है और उसने जो भी रास्ता तय किया, जिस पाथ से वो गया, उस पाथ की जो एक्चुअल लंबाई है, एक्चुअल लेंथ है, उसको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बोला जाता है। और फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड अब between two शॉर्टेस्ट points डिस्टेंस हमने क्या बोला था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, joining between initial and final point. its हाँ। magnitude तो is अब the shortest straight line distance between the 2 points. Its direction is from the initial point to final point. Thus, it is a vector quantity. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। वैसे इसमें सब कुछ आ जाता है, वेक्टर इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाला, मतलब इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ, तो डायरेक्शन भी आ गई और वेक्टर की लंबाई भी आ जाएगी। जो भी वेक्टर हम बनाएंगे तो वेक्टर हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर जॉइनिंग द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। फिर डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगी या बराबर हो सकती है। बराबर तब होगी अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में चलता रहे, लौट के ना आए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएंगे। फिर हमने बात की एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। और एवरेज वेलोसिटी की बात की। एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आई होप ये सब क्लियर होगा सबको, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा मुश्किल नहीं था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। चल पहले यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? Sir, when a particle covers equal distances in equal intervals of time, no matter how small the intervals are, then it is said to be moving with uniform speed. गुड। तो यूनिफॉर्म का मतलब एक तरीके से क्या होता है? फिक्स या कांस्टेंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो if an object covers equal distance in equal interval of time and no matter कि वो इंटरवल कितना छोटा है बड़ा है, no matter time interval is small or big। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करता है कि वो बराबर डिस्टेंस बराबर टाइम में ट्रेवल करता है, ठीक है, और इंटरवल छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड को कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हो। सर बेसिकली यही ना, मतलब जैसे अगर कोई पार्टिकल की 10 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म स्पीड है तो वो हर एक ईच इक्वल इंटरवल और टाइम, जैसे हर एक इंटरवल 1 सेकंड का या 2 सेकंड का, तो वो सिर्फ 10 मीटर कवर करेगा 1 सेकंड वाले इंटरवल्स में और 2 सेकंड वाले इक्वल इंटरवल को 20 मीटर ही करेगा सिर्फ। हाँ, तो देखो मेन चीज यही है कि कांस्टेंट स्पीड है या यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब
वो एक फिक्स स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड फिक्स है, इसमें डायरेक्शन नहीं, क्योंकि हम स्पीड की बात कर रहे हैं। तो वो पाथ जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन हो, पाथ कैसा भी हो सकता है, पाथ कर्व भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। तो हर इंटरवल में बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मान लो हम इंटरवल को कुछ टी मान लेते हैं, वो टी कुछ भी हो सकता है, तो टी इंटरवल मान लिया हमने। तो अगर इस पहले टी में उसने एस या टी वन में, या टी मान ले, टी में S1 किया, फिर अगले टी में S2 किया, अगले टी में S3 किया, ऐसे ये S1 S2 S3 है डिस्टेंस। तो S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S, या D बोल देते हैं डिस्टेंस को, S डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज कर लेते हैं कई बार हम। तो लेट अस से D1 D2 D3 वेलोसिटी हो गई ना, क्या डिस्प्लेसमेंट के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई ना। हाँ, तो ये D1 D2 D3 आपस में बराबर होंगे, टाइम इंटरवल कुछ भी हो, ये 1 सेकेंड हो, हाफ सेकेंड हो, 1/4 सेकेंड हो, जैसे नहीं कि 1 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, 5 सेकेंड का होता है, ये भी 5 5 5 है। तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में अगर पार्टिकल ट्रेवल करता है, देन इट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो अगर स्पीड यूनिफॉर्म होती है, तो इफ स्पीड इज यूनिफॉर्म, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर स्पीड यूनिफॉर्म होती है तो डिस्टेंस को हम स्पीड इनटू टाइम इस तरह से लिख सकते हैं। तभी लिख सकते हैं जब स्पीड यूनिफॉर्म होगी। अगर स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर हम डिस्टेंस को ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर अलग अलग टाइम इंटरवल में डिस्टेंस अलग अलग तरह से ट्रेवल होगा। सर हाँ सर, अगर जैसे अगर कोई क्वेश्चन दिए से स्पेसिफाई नहीं करे कि यूनिफॉर्म है कि क्या है, बट लेकिन अगर लिखा है कि इसकी स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड है, तो अपन को एज्यूम कर लेना है कि यूनिफॉर्म स्पीड है। हाँ, अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो हम एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अगर हमें कुछ नहीं दिया है तो हम यूनिफॉर्म मान के चलते हैं। जी सर। ठीक है, क्लियर है ये? जी सर। यस चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। सर, हो गया। ले लिया सर। इसके बाद हम बात करते हैं, सर एक तरह से कांस्टेंट रेशियो। हाँ, किसी भी डिस्टेंस और टाइम का रेशियो कांस्टेंट आना चाहिए। मतलब उसमें ये नहीं कि फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए, कोई भी डिस्टेंस, मतलब 1 किलोमीटर लो तो भी डिस्टेंस और टाइम का रेशियो फिक्स आना चाहिए, 2 किलोमीटर लो तो भी फिक्स आना चाहिए, 1.5 लो तो भी फिक्स आना चाहिए, इस तरह से। मतलब सीधी सी बात है, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी का स्पीडोमीटर एक फिक्स वैल्यू पे रहना चाहिए। 10 पे है तो 10 पे ही रहना चाहिए, 15 पे है तो 15, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं चाहिए, सीधी सी बात ये है। ठीक है, नाउ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसमें क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं करेगा, अनइक्वल। हाँ, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस बोल देते हैं, सही है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें टाइम इंटरवल मैटर स्मॉल बिग लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर पार्टिकल अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या सिंपल सी बात है कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। जैसे हम कार चला रहे हैं, मान लो अब हमारी जो स्पीडोमीटर है 10 है, अब 10 से बढ़ के 15 हो गया, 15 से 20 हो गया, 20 से फिर 15 हो गया, फिर 30 हो गया, इस तरह से उसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है। ऐसी स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। और इसके लिए डायरेक्टली हम डिस्टेंस ऐसे नहीं बोल सकते, स्पीड इनटू टाइम, इसके लिए नहीं बोल सकते। तो ऐसे केसेस में जनरली हम फिर क्या करते हैं, कई बार एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। भाई टोटल डिस्टेंस हमने जो ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड हमको एक एवरेज दे देगी कि ऑन एन एवरेज हम गाड़ी की क्या स्पीड मान सकते हैं। अगर स्पीड कांस्टेंट होगी थ्रू आउट तो एवरेज स्पीड भी उसी के बराबर हो जाएगी। मान लो अगर हमारी गाड़ी कॉन्स्टेंटली 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो एवरेज स्पीड भी 30 आ जाएगी। लेकिन अगर एक मिनट, तुम ना बीच में मत बोला करो, जब मैं चुप हो जाऊं उसके बाद बोल दिया करो, ठीक है, औरों को फिर क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो फिर अगर व्हीकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है थ्रू आउट, तो जो स्पीड व्हीकल की है वही एवरेज स्पीड हो जाएगी। और अगर वेरिएबल स्पीड है, स्पीड बदलती जा रही है,
तो फिर एवरेज स्पीड जो है वो हम निकालते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक एवरेज वैल्यू दे देगा कि ऑन एन एवरेज हम मान सकते हैं व्हीकल इतनी स्पीड से चला होगा। और वो हमने देखा था कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से। ठीक है, अब बोलो। सर तो मतलब एवरेज स्पीड एक तरह से यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। नहीं, उसको यूनिफॉर्म जैसा मान ले। अगर पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है और अगर हम मानना चाहें कि उसको एक यूनिफॉर्म स्पीड मान लें कि ऑन एन एवरेज, मतलब उसकी एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है कि हम उसको अगर एक कांस्टेंट इसी वैल्यू असाइन करना चाहें तो क्या असाइन करेंगे। जैसे एवरेज कैसे यूज करते हैं, हमारे मार्क्स अगर मान लें कि कभी आए 50%, कभी 60, कभी 70, कभी 80, तो एक एवरेज मार्क्स क्या है कि ऑन एन एवरेज अगर माने कि हर एग्जाम में मान ले लगभग बराबर मार्क्स आए तो उसको क्या मान सकते हैं, दैट इज द एवरेज। तो एवरेज का यही कॉन्सेप्ट है कि हम उसको अगर एक मानना चाहें कि अगर मान लो गाड़ी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट स्पीड से चली होती तो किस स्पीड से चलती कि सेम डिस्टेंस सेम टाइम में ट्रेवल करती। ठीक है जी सर। चलो अब एक दो क्वेश्चंस करते हैं, इन्हीं डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन है, a particle travels half the distance with speed v1 and remaining half with speed v2. Find average speed of particle. ठीक है, पार्टिकल ने आधा डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रेवल किया। अब यहां पे v1 फिक्स मान के चलना है कि वो v1 फिक्स स्पीड थी, और फिर आधा डिस्टेंस v2 स्पीड से ट्रेवल किया, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। अच्छा, ध्यान रखना है कि हर जगह एवरेज का मतलब यहां पे ये नहीं कि दो चीजों को जोड़ा और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। यहां पे डेफिनेशंस यूज करनी है कि एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इस डेफिनेशन का यूज करो और ये जो डेटा के इंफॉर्मेशन गिवन है इसका यूज करके देखो क्या आंसर आता है। तो न्यूमेरिक वैल्यू तो नहीं आएगी ना? नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आएगी, आंसर v1 v2 की टर्म्स में आएगा। सर नंबर एवरेज स्पीड हो जाएगी नंबर ऑफ डिस्टेंसेस अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2। नहीं, ऐसे कुछ रटने वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं, डेफिनेशन यूज करो। सर वो पहले में S1 कवर करा और S2 कवर करा और नहीं, देखो इसमें क्या दे रखा है, आधी डिस्टेंस v1 से। देखो पहली बात, क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि हमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए। क्या बोला, आधी डिस्टेंस v1 से करी और आधी v2, तो डिस्टेंस आधी आधी कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस को d मान ले, तो सर या 2d भी मान सकते हैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस को d या 2d मान लो, d मान लो। चलो, और d/2 v1 से की तो उसका टाइम निकाल सकते हो, फिर अगली d/2 v2 से की उसका टाइम निकाल लो, और फिर फॉर्मूला लगाओ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कॉन्सेप्ट यूज करो। ठीक है, उसके बाद फिर जो एक्सप्रेशन आएगा वो हम बाद में देखेंगे, याद रख सकते हैं उसको, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट का यूज करो। चलो, तो अब मैं बता रहा हूं, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो एक बार समझो। देखो पहली बात, अगर कोई अननोन है, वेरिएबल है, तो वो तो कटना ही है ना, तो उसके टर्म्स में आंसर भी नहीं देना, आंसर हमें देना है गिवन वेरिएबल के टर्म्स में। अब बात क्या कर रहे हैं, आधा डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो आधे के लिए हम पूरा मान लें कि टोटल डिस्टेंस को हम कुछ मान लें, लेट टोटल डिस्टेंस बी। अब देखो डी भी मान सकते हैं और 2d भी मान सकते हैं, ये तो कटना ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डी मानो 2d मानो। डी मानेंगे तो d/2 आएगा, फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन आने में क्या होता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन में कई बार मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए बेटर है हम 2d मान लें। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस 2d है और आधी आधी कर लेते हैं उसको कि ये आधी डिस्टेंस d है। और देखो फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम है, जब खासकर सीख रहे हो तो उसको ड्रॉ करने की कोशिश करो, विजुअलाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फास्ट करना है, लेकिन इससे क्या होता है, थोड़ी क्लैरिटी आती है चीजों में। तो ड्रॉ कर लो क्या हो रहा है, थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो कैसे हो रहा है। तो टोटल डिस्टेंस को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, d और d। अब क्या करें, जो आधा डिस्टेंस है, मतलब ये जो पहला पार्ट है
ये v1 स्पीड से ट्रेवल किया और अगला आधा वाला v2 स्पीड से ट्रेवल किया, ये बोला हुआ है। अगर अब ये इतने पार्ट के लिए स्पीड कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस जो है स्पीड इनटू टाइम हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि डिस्टेंस जो है अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इतने पार्ट में जो टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया d, स्पीड कितनी है v1, तो ये टाइम लगा d बाय v1। फिर यहां पे जो टाइम लगेगा ये आ जाएगा d बाय v2। अब डेफिनेशन का यूज करना है कि एवरेज स्पीड जो है ये क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अब 2d लेनी है, d नहीं लेनी, क्योंकि हमने 2d माना था, ठीक है। पूरे मोशन के लिए, पूरे पाथ के लिए मैं बताना है। और टोटल टाइम t1 प्लस t2 आ जाएगा, ठीक है ना। जो टोटल टाइम होगा वो आ जाएगा t1 प्लस t2, यानी कि d इंटू 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या इसको भी सॉल्व कर लो तो आ जाएगा d v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो तो d इंटू v1 प्लस v2 बाय v1 v2। d से d कट गया, ये ऊपर जाएगा, क्या जाएगा 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। दिस इज द एवरेज स्पीड। अब चाहे तो इसको याद रख सकते हो, ऐसे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कॉमनली, मगर ध्यान में रखना है कि कब अगर आधा डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में हो, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वो कर्व पाथ में भी हो सकता है, आने जाने का भी हो सकता है। कई बार इसमें कॉमन क्वेश्चन क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट टाउन ए से टाउन बी तक गया v1 स्पीड से और b से a तक आया v2 स्पीड से, तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी। तो इसमें भी सेम चीज है, सेम डिस्टेंस v1 से गया, उतना ही डिस्टेंस v2 से आया, तो इसकी भी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, सेम 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, ठीक है। मतलब डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, पाथ भी स्ट्रेट लाइन नहीं, क्योंकि स्पीड और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें पाथ मैटर नहीं करता। ऐसा बोल सकते हैं सर्कल का आधा पार्ट v1 स्पीड से ट्रेवल हुआ, आधा पार्ट v2 से ट्रेवल हुआ, बताओ एवरेज स्पीड क्या है, यही आंसर आएगा। तो आंसर याद रख सकते हैं, लेकिन अब समझ के, कब अगर आधा डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस v1 स्पीड से हुआ और इक्वल v2 से, तो इस तरह से एवरेज स्पीड निकाली जा सकती है और याद भी रखी जा सकती है, ठीक है। क्लियर है ये सर? जो अभी फॉर्मूला आप बताओगे उसपे डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए ना बस? इस फॉर्मूले में डिस्टेंस, दोनों पार्ट का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, जी सर। तो एवरेज स्पीड 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2 आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल ट्रेवल्स, तो पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड v1 for half the time and with speed v2 for remaining half of the time, find average speed। सर सेम ही तो हो गया क्वेश्चन। कैसे सेम हो गया, पिछली बार बोला था आधा डिस्टेंस v1 से ट्रेवल किया और आधा डिस्टेंस v2 से, अब बोल रहे हैं आधे टाइम तक v1 से चला पार्टिकल और आधे टाइम तक v2 से, अब डिफरेंट चीज है। कॉन्सेप्ट वही लगेगा कि एवरेज स्पीड की डेफिनेशन क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो करना वैसे ही है, लेकिन अब डिस्टेंस को स्पीड और टाइम की टर्म में लिखकर फिर आंसर निकालना है। तो ट्राई करो। तो देखो क्या करोगे इसमें टोटल टाइम को अब क्या कर सकते हो, 2t मान सकते हो, नहीं मानना चलो t मान लेते, कोई दिक्कत नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट टोटल टाइम बी t। अब टोटल टाइम को t मान लो, कोई बात नहीं, t मान लो 2t मान लो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ा, आंसर सेम आएगा। लेकिन ठीक है, किसी को कोई होगी सर हमने t माना तो क्या होगा, 2t मानोगे तो फ्रैक्शन से बच जाते हो बस, बाकी t मानने से भी दिक्कत नहीं है, लेकिन करना तरीके से। तो हमने फिर से अब इसमें दो टाइम में डिवाइड कर रहे हैं कि ये आधे टाइम तक, अब आधा डिस्टेंस नहीं, आधे टाइम तक v1 स्पीड से चला ऑब्जेक्ट,
और आधे टाइम तक v2 स्पीड से चला ऑब्जेक्ट। ठीक है, आधा टाइम v1 से चला और आधा टाइम v2 से चला। अब डिस्टेंस आप बराबर मत कर देना, कई बार हम डिस्टेंस बराबर कर देते हैं। अब ये डिस्टेंस मान लो d1 है और ये डिस्टेंस मान लो d2 है, क्योंकि भाई टाइम सेम है, स्पीड अलग अलग है, तो डिस्टेंस अलग अलग आ जाएगी। और डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो v1 t/2 ये आ जाएगा और d2 आ जाएगा v2 t/2। ठीक है, कोई भी कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, सिंपल सी चीजें हैं। डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, इतने पार्ट का डिस्टेंस, इतने पार्ट की स्पीड और इतने पार्ट का टाइम, इतने पार्ट का डिस्टेंस, इधर की स्पीड और इधर का टाइम। अब हमसे एवरेज स्पीड पूछिए, तो एवरेज स्पीड की डेफिनेशन वही है, क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई अब? d1 प्लस d2, जिसको भी हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, और टोटल टाइम कितना है? t। अब d1 प्लस d2 करोगे तो उसमें देखोगे t/2 वाली टर्म कॉमन आ जाएगी, तो आ जाएगा v1 प्लस v2 इंटू t/2 और अपॉन t से t कट गया, तो दिस इज v1 प्लस v2/2। दिस इज द एवरेज स्पीड। ठीक है, तो अब इसको भी याद रख सकते हो, लेकिन वही ध्यान रखना है कि कब कौन सा एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, तो अगर बराबर डिस्टेंस दे रखा है कि बराबर डिस्टेंस v1 से किया और फिर उतना ही v2 से किया, तो 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 आता है। और आधे टाइम तक v1 से चला पार्टिकल और आधे टाइम तक v2 से चला, तो एवरेज स्पीड v1 प्लस v2/2 आती है। सर ठीक है, हाँ। इस सिनेरियो में तो एवरेज स्पीड तो मतलब सम ऑफ टोटल स्पीड, मतलब टोटल स्पीड कर दिया और अपन नंबर ऑफ स्पीड कर दिया। हाँ, आ रहा, वही मैं कह रहा हूं, ऐसे आ रहा है, लेकिन हमेशा वैसा नहीं आएगा। तो यहाँ पे वो मैथ जैसी चीज नहीं लगती, वो लगती है बेसिकली, वो एवरेज नंबर्स के लिए लगता है। अगर हमें नंबर्स पता है कि भाई 10 नंबर्स ये हैं, तो उनका एवरेज क्या होगा। यहाँ क्या हो रहा है? कोई क्वांटिटी बदल रही है, चेंज हो रही है, एक इंटरवल में अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, तो वहां पे जो एवरेज है वो डेफिनेशन से हम निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से। ताकि किसी केस में वैसा आ सकता है, किसी में नहीं भी आ सकता, लेकिन यही कि हम वैसा अगर यूज करेंगे हर जगह तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सर चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। अ पार्टिकल ट्रेवल्स ईच 1/3 of the distance with speed v1, v2 and v3. Find average speed. ठीक है, तो एक पार्टिकल 1/3 टोटल डिस्टेंस का 1/3 v1 से करता है, 1/3 v2 से करता है और 1/3 v3 से करता है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? अब ये सबका सही आना चाहिए, कोशिश करो सब लोग। चलो तो एक बार देख लो। अब तो देखो क्या बोला है, 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस जो है वो 1/3 v1 स्पीड से हो रहा है ट्रेवल, 1/3 v2 से, 1/3 v3 से। अब इसमें हम ये कर सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस को d मान ले, तो 1/3 d/3 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 हो जाएगा। या फिर हम एक काम करते हैं, टोटल डिस्टेंस को 3d मान लेते हैं। तो लेट टोटल डिस्टेंस भी 3d। अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूं ये तब है जैसे स्कूल एग्जाम वगैरह में ऐसे लिखना है, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो फटाफट दिमाग में माना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फिगर बना सकते हो कि ये टोटल डिस्टेंस है, अब उसको 3 पार्ट में तोड़ना है। तो ये वाला पार्ट d हो गया, ये वाला d हो गया और ये वाला d हो गया। अब आधा, ये 1/3, 3d का 1/3 हो गया d। ये v1 से ट्रेवल हो रहा है, ये v2 से और ये v3 से। अब मान लो इसमें टाइम लगा t1, इसमें टाइम लगा t2, इसमें टाइम लगा t3। फिर से अब इतने पार्ट के लिए स्पीड कांस्टेंट है, तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 इज इक्वल टू d बाय v1, t2 इज इक्वल टू d बाय v2
एंड t3 इज इक्वल टू d बाय v3। तो जो टोटल टाइम है वो आ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3, तो आ जाएगा d इंटू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। तो d एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा अब मेरा सही है, चैट में भेजा है। v1, अब देख लो एक बार चेक कर लो, ठीक है, यहाँ पे तो v1 v2 v3 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2, और डेफिनेशन तो वही रहेगी कि एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये भी बार बार लिखने की जरूरत नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, स्कूल एग्जाम में जरूर प्रॉपर वे फॉलो करना होता है। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 3d और टोटल टाइम हो गया ये d डिवाइडेड बाय ये पूरी टर्म। तो इसको भी ऑर्डर अपन चेंज ऐसे लिख देते हैं, v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1 अपॉन v1 v2 v3। तो d से d कट गया, तो दिस इज द एवरेज स्पीड 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। इस केस में ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, आया समझ? यस सर। सर हाँ सर अभी जैसे हमारे वो स्कूल के एग्जाम होने वाला अगस्त में, फिजिक्स का, तो पहले 2 चैप्टर आएंगे। तो सर जैसे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस रहती जो मॉड्यूल से कर ले तो चलेगा, मतलब उससे? हाँ चलेगा, स्कूल एग्जाम के लिए तो मॉड्यूल भी हायर लेवल ही हो जाएगा। और सर मेरे को एक और बात पूछनी थी सर, जैसे एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते वो सॉल्व करने चाहिए? हाँ करने तो चाहिए यार, मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अच्छे लेवल के रहते हैं, उसमें मतलब एडिशनल एक्सरसाइज जो है वो अभी थोड़ा बाद में, एक बार थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए उसके बाद करो, ठीक है ना, बाकी एक्सरसाइज तो कर लेना चाहिए। मेरे को तो सर एनसीईआरटी एकदम एचसी वर्मा टाइप सी लग रही है सर, उसमें कॉन्सेप्ट भी एचसी वर्मा स्टाइल में दिया और क्वेश्चंस भी उसी तरह से दिए हुए हैं, मतलब अरेंज किया हुआ है। फिर भी एनसीईआरटी तो कर लेनी चाहिए, मतलब ठीक है, कोई इसमें वो ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, कर लो, क्या हो गया। no, मेन चीज है हमें कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, कहां से क्वेश्चंस कर लिए, मतलब जो भी करो उसमें क्लैरिटी आनी चाहिए कि हाँ यार ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया, अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमसे बन जाएगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो करनी ही चाहिए, वो स्कूल में भी हेल्प करेगी, कंपटीशन में भी हेल्प करेगी। बाकी एचसी वर्मा भी एक एज ए टेक्स्ट बुक करने के लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, और फिर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रैक्टिस के लिए जो बुक्स हैं या अपने मटेरियल वगैरह हैं, वो सब चीजें हमारी स्पीड और एक्यूरेसी पे वर्क करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अब देखो, वेलोसिटी मींस वेक्टर क्वांटिटी आ गई, तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात हो जाती है। जैसे स्पीड कांस्टेंट का मतलब क्या था, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड कांस्टेंट मतलब थ्रू आउट वो कांस्टेंट रहेगी, बराबर डिस्टेंस बराबर टाइम में। अब वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहेंगी, जैसे हम एक 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अलोंग नॉर्थ जा रहे हैं तो अलोंग नॉर्थ ही जा रहे हैं, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। तो यूनिफॉर्म velocity means if magnitude and direction of velocity remains constant,
थ्रू आउट द मोशन, पूरे मोशन के दौरान अगर वेलोसिटी मतलब पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहती है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, एंड देन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस अब इसमें से कोई भी एक चीज बदल जाए, चाहे मैग्नीट्यूड बदल जाए, चाहे डायरेक्शन बदल जाए, या दोनों भी बदल सकती हैं। तो इफ either magnitude or direction of velocity changes with time or both of them changes ठीक है, तो चाहे मैग्नीट्यूड बदल जाए, चाहे डायरेक्शन बदल जाए, चाहे दोनों बदल जाए, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, जैसे हम एक ही रास्ते में जा रहे हैं लेकिन हमारी स्पीड जो है बढ़ती जा रही है तो अभी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। अगर हम सेम स्पीड से जा रहे हैं लेकिन डायरेक्शन बदलती जा रही है, ठीक है, जैसे हम मान लो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, अब यहां पे हमारी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, यहां पहुंचे हो गई 15 किलोमीटर पर आवर और आगे जाने पे और बदल सकती है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। हम एक कर्व्ड पाथ में जा रहे हैं, हमारी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, फिर 10 किलोमीटर पर आवर, फिर से 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड फिक्स है लेकिन डायरेक्शन बदलती जा रही है तो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो हो जाएगी। या दोनों भी बदल सकते हैं कि हम किसी भी कर्व्ड पाथ में जा रहे हैं, अब उसमें स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो इस तरह से चाहे स्पीड बदले, चाहे डायरेक्शन स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड बदले, चाहे डायरेक्शन बदले, चाहे दोनों बदले, देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर होगी तो जो मोशन होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही हो सकता है क्योंकि डायरेक्शन फिक्स है। तो मोशन will always be in a straight line। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा। क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी? और सर ये भी कंडीशन होती है कि डायरेक्शन नहीं चेंज करना। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि देखो हमने क्या बोला, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा, ये स्टेटमेंट तो सही है। क्या ये भी सही होगा कि अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी? नो सर। नो सर। नहीं, सर नहीं। वो डायरेक्शन को रिवर्स भी कर सकता है ना, मतलब अच्छा, रिवर्स नहीं हो रही डायरेक्शन, फिर तो फिर यूनिफॉर्म ही होगी। क्यों? अगर डायरेक्शन नहीं चेंज कर मैग्नीट्यूड तो चेंज हो सकता है ना, यूनिफॉर्म नहीं होगी। तब भी यूनिफॉर्म नहीं होगी, मैग्नीट्यूड तो चेंज हो सकता है ना स्ट्रेट लाइन में, यस सर। है ना। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा। मोशन और स्ट्रेट लाइन में भी कैसे, एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और अगर एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन में मैग्नीट्यूड तो चेंज हो सकता है भले डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही हो। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, कई बार वर्ड्स मतलब कहीं दे देते हैं तो हमें मतलब पता होना चाहिए, बाकी ज्यादा इसका कोई ऐसा न्यूमेरिकल उसमें यूज नहीं है, लेकिन हाँ वर्ड्स दिए हैं तो उसका मतलब पता होना चाहिए। या कई बार इसको थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो वो सब चीजों हमें बेसिक आइडिया उसका, जैसा भी मैंने पूछा कि अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो डेफिनेटली मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक है, क्लियर है ये दोनों डेफिनेशंस? यस सर। सर एक डाउट, instantaneous velocity and
इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो देखो क्या होता है, जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी की बात की, एवरेज स्पीड की बात की, कि एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो हमें क्या बताता है, एक इंस्टेंट पे गाड़ी की क्या स्पीड है, और अगर उसमें हम डायरेक्शन को ऐड कर दें तो वो क्या बता देगी, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी बेसिकली होती क्या है, रेट ऑफ चेंज, मतलब किस रेट से चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हो रहा है। तो जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे डिफाइन की जाती है, इट इज दी, इसको लिख लेते हैं हम, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या जस्ट वेलोसिटी वर्ड जब फिजिक्स में यूज करते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए ही करते हैं। अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया और वेलोसिटी वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट मींस वी आर यूजिंग इट फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इट इज द रेट ऑफ, या इंस्टेंटेनियस रेट भी बोल सकते हो, जनरली रेट जब हम बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस की ही बात करते हैं। तो इट इज द इंस्टेंटेनियस rate of change of position with respect to time। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन जो होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एक्चुअली अगर हम जनरली बात करें तो वेलोसिटी को हम जैसे पोजीशन वेक्टर को r से डिनोट करते हैं, तो ऐसे हम लिख देते हैं, वेयर R is पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है, अभी हमारे काम करनी है। अब हम मेनली वन डायमेंशन में बात करते हैं, तो इन वन डायमेंशनल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन, वेलोसिटी को हम सीधे dx/dt लिख देते हैं, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन के लिए एक ही लाइन सफिशिएंट है, तो जनरली हम उसको एक्स एक्सिस मान सकते हैं। ठीक है, वेयर यहां पे x जो है पोजीशन को डिनोट कर रही है, वेयर x इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो इस तरह से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। तो यहां पर हमें किसकी जरूरत पड़ जाती है, डेरिवेटिव की जरूरत पड़ जाती है, कि एक इंस्टेंट पे देखो क्या पोजीशन की रेट ऑफ चेंज, और हमने पहले भी देखा था डेरिवेटिव क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज को ही बताता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड इट इज रिटन एज इन वन डायमेंशन dx/dt, और 3D में या 2D में बात करेंगे तो पोजीशन वेक्टर, वेक्टर का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो अभी इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो अगर किसी को वेक्टर अभी नहीं पढ़ा है तो इससे ज्यादा परेशान नहीं हो, अभी हमारा काम इससे हो जाएगा। हाँ, लेकिन यहां भी डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक रूल्स काम आएंगे अभी, तो अभी मैं बता दूंगा एक दो जो मैक्सिमम यूज होंगे, उन रूल्स को थोड़ा सा समझ लेंगे जिससे हम उसको यूज कर पाए। तो देखो ये तो हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है ये कुछ अलग चीज नहीं होती, जैसे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में तो अंतर होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है इसमें ज्यादा अंतर नहीं होता। इसी वेलोसिटी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इसी के मैग्नीट्यूड को इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला जाता है। magnitude of instantaneous velocity is called instantaneous speed। ठीक है, तो जैसे गाड़ी चल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो स्पीड हो गई। अब उसमें अगर डायरेक्शन ऐड कर देंगे तो वो उस इंस्टेंट की वेलोसिटी हो जाएगी। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, डेरिवेटिव से, और स्पीड उसी का मैग्नीट्यूड आ जाता है।
ठीक है, तो दिस इज दी सेम अप्रोक्सीमेटली, मतलब सेम ही है, बस इसमें डायरेक्शन ऐड हो जाएगी, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा। और ये भी वेलोसिटी या स्पीड है, इनकी भी यूनिट वही होगी जो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की थी, मतलब सेम तरह की जो भी क्वांटिटीज होती हैं सबकी एसआई यूनिट सेम होती है। तो क्या होगी इसकी एसआई यूनिट? मीटर पर सेकंड। हाँ, तो दोनों की मीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या? आपने मैग्नीट्यूड ऑफ के आगे क्या लिखा है? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस को शॉर्ट में लिख दिया INST, तो ऊपर भी लिखा हुआ मैंने, ठीक है। सर हाँ सर एक एग्जांपल से थोड़ा सा इलस्ट्रेट कर दोगे, मतलब कि एक कोई इंस्टेंट ऑफ अ टाइम में मतलब पोजीशन कैसे चेंज होती है, मतलब जैसे अपन ये देखते हैं ना कि भाई, 1 सेकंड में। जैसे अपनी गाड़ी चल रही है तो एक इंस्टेंट पे भी जब वो चल रही है तो वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी या नहीं करेगी? जी सर, बट वो पोजीशन, बहुत कम होगा। हाँ तो वही तो बहुत कम होगा, इसीलिए उसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाते। तब वहीं पे तो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट इसीलिए तो आता है कि हम एक इंटरवल में रेट ऑफ चेंज मेजर कर पाते हैं आसानी से। लेकिन देखा कि यार इंटरवल में, जो मैंने बताया भी था पहले, कि इंटरवल में रेट ऑफ चेंज क्या हो जाता है कि जो कॉर्ड बनती है उसका स्लोप या सीकेंड बनती है उसका स्लोप, लेकिन हम उसी इंटरवल को छोटा करते जाते हैं तो वो सीकेंड धीरे धीरे क्या हो जाती है, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो मैथमेटिकली उस कॉन्सेप्ट को लेके आए कि हम इंस्टेंटेनियस जो रेट ऑफ चेंज है फिर कैसे बता सकते हैं किसी भी फंक्शन का, तो वो स्लोप, और वो स्लोप किसको डिनोट करता है, डेरिवेटिव को, ठीक है। तो वही चीज है कि हम उसको एज सच मेजर नहीं कर सकते। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है टाइम इनफाइनाइटली स्मॉल, लेकिन उस इनफाइनाइटली स्मॉल में भी क्या चेंज हो रहा है या किस रेट से चेंज हो रहा है, तो मैथमेटिकली अगर हम बात करें फंक्शन की टर्म्स में तो फंक्शन का डेरिवेटिव हमें वो चीज दे देगा, और ग्राफ की टर्म्स में बात करें तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज दे देगा। तो जैसे वेलोसिटी dx by dt आ रही है तो हम ये बोल सकते हैं यहां से डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप। तो और x क्या है, पोजीशन। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालेंगे किसी पॉइंट पे, वो उस पॉइंट पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा। तो यहां पे एक पॉइंट लिख देता हूं मैं, slope of position time graph, वही सर tan थीटा मतलब। हाँ, at a particular point will give instantaneous speed of particle at that point। ठीक है, तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड दे देगा। अच्छा, इसमें एक और चीज, जैसे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में भी आती है, तो उनका कन्वर्जन हमें पता होना चाहिए। वैसे पता होगा सबको क्या होता है कन्वर्जन मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर का? सर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किलोमीटर पर आवर बन जाता है। हाँ, तो यहाँ पर उसको भी लिख लेते हैं। तो मीटर पर एक्चुअली जैसे वन, सेकंड पे कन्वर्ट करना तो 18/5 से हाँ, करते किलोमीटर पर आवर लिखोगे तो किलोमीटर, अब यूनिट कन्वर्जन करोगे बेसिकली तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो ये 2 जीरो कट गए, 2 से कटेगा तो 5/18 आ जाएगा। तो 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। और अगर 1 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करोगे तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये कन्वर्जन्स याद होने चाहिए, ध्यान रखने। तो सर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर पे कन्वर्ट करना तो 18/5 से करेगा। हाँ, 18/5 से कर देंगे, ठीक है। जी सर। और कई बार क्या होता है कि जनरली वैल्यूज ऐसी होती हैं, जैसे अब इसमें बात करें तो 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो इसको भी अलग से याद रख सकते हैं कि 36 किलोमीटर पर आवर जो है वो 10 मीटर पर सेकंड होता है। तो कई बार क्या होता है 36 के मल्टीपल में चीजें दी होती हैं, जैसे 18 दे दिया तो उसका हाफ हो गया,
72 दे दिया तो उसका डबल हो गया, 54 दे दिया तो उसका 3/2 टाइम्स हो गया। तो हम डायरेक्टली यहां से भी बता सकते हैं कि 36 10 होता है, 72 होगा तो 20 होगा, मतलब वही चीज है। बाकी इसको भी याद रख सकते हैं और इससे भी कई बार चीजें थोड़ी सी क्विक हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर ले लिया। अच्छा, इसमें मिक्कल ने पूछा है इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या फॉर्मूला है। स्पीड का अलग से कोई फॉर्मूला नहीं, यही है फॉर्मूला एक तरीके से। इसी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। जैसे ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वेलोसिटी है, वन डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव मतलब जिस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना पार्टिकल वहां जा रहा है, नेगेटिव आई मतलब उसके ऑपोजिट जा रहा है, और इसी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, या फिर अगर फॉर्मूले की बात ही करोगे तुम तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ठीक है, दिस, इसको अभी मैं ऐसे लिख देता हूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ dx by dt। तो यही हमने डेफिनेशन में लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली और उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी पॉजिटिव वैल्यू, अगर वो नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, दिस विल गिव अस द इंस्टेंटेनियस स्पीड। सर हाँ, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जो डायरेक्शन रहती है वो इनिशियल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट होती है ना? नहीं नहीं भाई, इंस्टेंट का मतलब एक इंस्टेंट पे, उस वक्त, उस क्षण पे क्या डायरेक्शन है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं, उस इंस्टेंट पे क्या डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होती है। ठीक है सर तो बट इन जनरल तो कोई भी जितने भी अपन ने वेलोसिटी पढ़ा उनमें डायरेक्शन तो इनिशियल पॉइंट टू वो है ना फाइनल पॉइंट। कब पढ़ा? ऐसा कुछ नहीं पढ़ा हमने, कहां पढ़ा भाई? एवरेज वेलोसिटी में इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखा जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट से होता है। बाकी इंस्टेंटेनियस में तो भाई गाड़ी ऐसे चल रही है तो इस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी, इस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी यहां हो जाएगी, इस इंस्टेंट पे यहां हो जाएगी, इस इंस्टेंट पे यहां हो जाएगी, हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन बदल रही है। तो सर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी यही सिनेरियो होता है? हाँ, नॉन यूनिफॉर्म में तो बताया ना, कुछ भी केस हो सकता है यार, तुम वही बात बार बार करते हो। तो इतनी सारी चीजें बताई। नॉन यूनिफॉर्म में डायरेक्शन सेम भी रह सकती है, मैग्नीट्यूड बदल सकता है, मैग्नीट्यूड सेम रह के डायरेक्शन भी बदल सकती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब यह है कि उसका उस वक्त रेट ऑफ चेंज क्या है और डायरेक्शन जो भी, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। अब रास्ते में भी जरूरी नहीं कि हम सीधे ही जा रहे हो, टेढ़े मेढ़े रखते हैं तो घूम फिर के जा रहे हैं, तो हर उस क्षण जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त क्या डायरेक्शन है। और एक और चीज यहां पे हम देख सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल किसी पाथ के अलोंग जा रहा है तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो उस पॉइंट पे टेंजेंट हम ड्रॉ करें उसके अलोंग होती है। चलो वो मैं अगली स्लाइड में, अगले उसमें लिखता हूं, तो इसको मैं मिटा रहा हूं अभी। चलो अब इसमें फॉर एनी पाथ डायरेक्शन ऑफ instantaneous velocity is in the direction of tangent at that point। ठीक है, तो अगर मतलब पार्टिकल किसी भी पाथ में जा रहा है, कैसा भी पाथ हो सकता है, अब इस तरह से आगे बढ़ रहा है, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो हर इंस्टेंट पे बदल सकती है। जैसे इस इंस्टेंट पे अगर कोई बात करे कि ए वाले पॉइंट पे या वन पॉइंट पे कहां वेलोसिटी है, तो इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अगर पीछे की तरफ जा रहा होता तो पीछे करते। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे अगर वो आया तो इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, तो इस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। यहां पे अगर वो आया तो यहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसे कहीं पर भी, तो जिस पॉइंट पर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखनी है
ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस पॉइंट पर ये आ जाएगी कि इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगी। जैसे हम देखो गाड़ी भी चला रहे हैं, अगर मान लो कर्व आया और अगर हमने गाड़ी को नहीं घुमाया तो क्या होगा, वो जिस डायरेक्शन कहां थी टेंजेंट के अलोंग, तो उस डायरेक्शन में जाके टकरा जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। मान लो नींद आ गई, नहीं घुमा पाया ड्राइवर, तो क्या होगा, वो इधर नहीं जाएगी। वो क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन कहां थी, उस डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में जाके चली जाएगी जब अगर हम उसको टर्न नहीं करेंगे, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो जाता है। ठीक है, समझ आया ये अब? सर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सर जैसे 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ या ऐसे करके करते हैं मतलब। अगर जरूरत पड़ी तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो अभी ग्राफ में तो हम ऐसे ही बता सकते हैं, इसमें भाई ये डायरेक्शन है टेंजेंट के अलोंग, दिस इज सफिशिएंट, ठीक है। और जरूरत पड़ी तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन एंगल पे वो सब चीजें यूज की जा सकती हैं। चलो, तो ये क्लियर है सबको? अब देखो यहां पर डिफरेंशिएशन का यूज हो रहा है, तो एक बेसिक जो भी डिफरेंशिएशन यूज होगा वो हम एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। तो देखो डेरिवेटिव की जब हम बात करते हैं तो डी बाय डी टी जैसे हम लिखते हैं, सपोज मैं y इज इक्वल टू टी की पावर n मान लेता हूं, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव डी वाई बाय डी टी जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, n इंटू टी की पावर n माइनस वन, ठीक है। y अगर t की पावर n है तो इसका डेरिवेटिव n इंटू टी की पावर n माइनस वन होता है। सर इसमें डिफरेंशिएशन की भी रूल लगेगी? अब फॉर्मूला डिफरेंशिएशन से आ रहा है तो डिफरेंशिएशन तो लगेगा ही ना, इसीलिए तो पढ़ा था वो हमने, ऐसी फालतू थोड़ी पढ़ा था, वो है तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। तो ये डिफरेंशिएशन के प्रैक्टिस कर लेंगे बैठे बैठे। डिफरेंशिएशन के तो क्वेश्चन करवा रखे ना कितने सारे। हाँ सर मतलब भूल गए ना सर। भूल गए तो उसी को रिवाइज करो ना, नई नई चीजें क्या करनी है, रिवीजन करने का। ठीक है, तो y t की पावर n होता है तो dy बाई डी टी n इंटू टी की पावर n माइनस वन होता है। जैसे मान लो y इज इक्वल टू टी की पावर 3 है तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर। dt स्क्वायर 3t स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, k कांस्टेंट मान लेते हैं, k t की पावर n है, वेयर k इज अ कांस्टेंट, c भी बोल सकते हो। तो जब हम dy बाई डी टी लिखते हैं तो ये k बाहर आ जाता है और d बाई डी टी ऑफ t की पावर n हो जाता है, यानी कि k इंटू फिर सेम चीज हो जाएगी n इंटू टी की पावर n t माइनस वन। जैसे इसका भी एक एग्जांपल हम करते हैं कि अगर d बाई डी टी ऑफ 5t की पावर 4 कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5 बाहर आ गया, हाँ, d बाई डी टी ऑफ t की पावर 4। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो थोड़ा ध्यान दें, बाकी जिन्होंने पढ़ा है बहुत ही सिंपल चीज है उनके लिए तो ठीक है। तो ये t की पावर 4 का क्या आ जाएगा, 4 इंटू टी की पावर 4 माइनस वन, दैट इज टी क्यूब, दैट इज 20 टी क्यूब। और एक और चीज, d बाय डी टी ऑफ एनी कांस्टेंट थिंग, जैसे कोई भी नंबर है 4 5 6, वो क्या होता है, जीरो। जीरो। इसका एग्जांपल जैसे हमें d बाय डी एक्स ऑफ 5 लिखा, या x भी हो सकता है, t की बात करें क्योंकि t की टर्म में बात करेंगे, दिस इज जीरो। सर 1 होना चाहिए ना? क्यों 1 होना चाहिए, कांस्टेंट मतलब वो चीज बदल ही नहीं रही, और डेरिवेटिव का मतलब बदलने की रेट। तो अगर कोई चीज बदल ही नहीं रही तो उसके बदलने की रेट क्या होगी। जी सर। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको ये समझ आ रहा है या इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो, क्योंकि अभी हम इसका यूज करेंगे थोड़ा सा, और इतना अभी सफिशिएंट है, इतना भी अगर याद रख लोगे तो काफी है अभी के लिए। सर वो इसे तो बस t की एज अ वैल्यू आएगी फॉर्मूला ना। अभी एक- के लिए याद रख लेना। है, इसे बस एज अ फॉर्मूला अभी के लिए याद रख लेना। हाँ, इसको एज ए फॉर्मूला अभी के लिए नहीं, आगे के लिए भी याद रखना है, मतलब इसको अभी इतना याद रख लो डिफरेंशिएशन में, बाकी और भी है डिफरेंशिएशन, अभी के लिए इतना काम आएगा, तो इसको अभी और आगे के लिए भी याद रखो, लेकिन इतना याद कर लो अभी। सर ऐसे में तो सब में t आएगा, क्या, डिफरेंशिएट में तो सब में t आएगा ना आंसर में। हाँ, मतलब टी भी आएगा, किसी का जीरो भी आ सकता है, टी का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, अगर सिर्फ टी होगा
y इज इक्वल टू टी है, मतलब t की पावर 1, तो 1 t की पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 1 भी आ सकता है। ठीक है, तो सर टी को सॉल्व कैसे करेंगे फिर? ये तो टी को नहीं करेंगे ना, वही तो अभी अपन देखते हैं। अभी तो तुम इतना ध्यान दो, ये आता है तो फिर उसके बाद आगे समझ आएंगी चीजें। ये आ गया सब, ये क्लियर है जी सर। है ना? और जो नए लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा वो एक बार इतना सा याद कर ले, क्योंकि अब इसको यूज करेंगे, और बाकी स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। क्वेश्चन करते हैं, तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम is given as x is equal to t cube plus 2t square minus 4t plus 5 or in meter. Find first part velocity as a function of time. Second, velocity at t is equal to 2 second. चलो ये करो। तो चलो देखते हैं। अब देखो समझो, जिनको अभी तक नहीं बना या नहीं हुआ, क्या करना है? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो जब भी वेलोसिटी की बात की है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 3 इंटू टी का स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर का आ जाएगा 4t। ठीक है ना, बीच में प्लस साइन है, प्लस आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का 2t, तो ये 4t हो गया, माइनस 4 t का डेरिवेटिव 1 और 5 कांस्टेंट है तो 5 का 0 आ जाएगा। तो दिस इज वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर यही आ गया। अब सेकंड पार्ट में पूछा था t इज इक्वल टू 2 सेकंड। देखो समझो, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? ये फंक्शन आ गया कि किसी भी टाइम पर वेलोसिटी क्या है। अब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बतानी है, मतलब 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1.5 सेकंड, तो उसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वो उस पर्टिकुलर टाइम की वेलोसिटी दे देगा। तो हमें वेलोसिटी बतानी है 2 सेकंड पे, तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड वेलोसिटी क्या होगी? t की जगह यहां पे 2 रख देंगे, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 4, तो यह आ जाएगा 4 इंटू 3 12 प्लस 8 माइनस 4, so that is 16 meter per second. तो दिस इज द वेलोसिटी एट 2 सेकंड। समझ आया? तो इंस्टेंट पे, हर इंस्टेंट पे वो बदल सकती है। हम टाइम रखेंगे, उस टाइम पे जो भी वेलोसिटी है वो हमें बता देगा ये फंक्शन। तो इस तरह से मैथमेटिकली हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर सकते हैं। जी सर आप फिर से एक बार बता सकते हैं, मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था ये कॉल। अच्छा, तो देखो हम क्या फाइंड कर रहे हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे पता चलता है? डेरिवेटिव से, dx बाय dt, पोजीशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो t क्यूब का डेरिवेटिव क्या रहेगा? 3 इंटू टी की पावर 3 माइनस 1, तो 3t स्क्वायर। 2t स्क्वायर का बीच में प्लस साइन है तो प्लस आ जाएगा, 2t स्क्वायर का 2, t स्क्वायर का 2t, तो वो 4t आ गया। ऐसे यहां से आया -4, तो ये आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कि किसी भी टाइम पे वेलोसिटी ये है। अब इसका मतलब क्या है कि जिस टाइम पे हमें चाहिए, मतलब फंक्शन का मतलब है टाइम के डिपेंडेंट फंक्शन आ गया। अब जिस टाइम पे चाहिए वो टाइम यहां पर रख दें, उस टाइम की वेलोसिटी आ जाएगी। जैसे मैं 0 रख दूं, कोई पूछे कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी में t को 0 रख दूंगा, तो वेलोसिटी आ गई -4। तो उस वक्त मतलब इनिशियली पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा। अगर स्पीड की बात करेंगे तो उस केस में -4 का मैग्नीट्यूड लेके 4 बोल देंगे। बाकी 2 सेकंड में पूछा है तो 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे t की जगह, तो 2 रखने पे आंसर आ गया 16। पॉजिटिव आ रहा है तो यहां पे स्पीड भी ये हो जाएगी और वेलोसिटी भी ये हो जाएगी, मतलब पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है 16 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, चलो नेगेटिव आता है तो स्पीड क्या होती नेगेटिव आता है स्पीड उसका मैग्नीट्यूड। जैसे t इज इक्वल टू 0 पे हम बात करें, पूछा नहीं है लेकिन बात कर सकते हैं कि t इज इक्वल टू 0 सेकंड,
तो वेलोसिटी क्या जाएगी -4। तो दिस इज वेलोसिटी। और अगर स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो वो सिंपल 4 हो जाएगा। तो माइनस क्या बता रहा है कि जैसे हमने राइट साइड को पॉजिटिव माना, वन डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं तो हम पॉजिटिव नेगेटिव से काम चल जाता है। तो अगर वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है मतलब पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था, पीछे की तरफ जा रहा था। वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है मतलब पार्टिकल आगे जा रहा था। और स्पीड मतलब उसका मैग्नीट्यूड, उसकी पॉजिटिव वैल्यू, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, जो भी उसका मैग्नीट्यूड है, दैट वुड बी दी स्पीड। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, अब इसी में एक पार्ट और मैं ऐड कर रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 0 से 2 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, यही फंक्शन है एवरेज वेलोसिटी। थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एवरेज वेलोसिटी की, और उसका यूज करके बताना है। सर इस पे डेफिनेट इंटीग्रेशन लगेगा? नहीं, कोई इंटीग्रेशन नहीं लगेगा, सिर्फ डेफिनेशन लगेगी। तो देखो इसमें अब क्या करोगे, थर्ड पार्ट में एवरेज वेलोसिटी। तो जो एवरेज वेलोसिटी है ये होता है चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, या एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो एक्स फाइनल मतलब पोजीशन एट 2 सेकेंड, फाइनल टाइम 2 सेकेंड, माइनस पोजीशन एट 0 सेकेंड अपॉन डेल्टा टी, टाइम इंटरवल कितना है 2, 2 माइनस 0। अब पोजीशन निकालो 2 सेकेंड पे, तो 2 सेकेंड में कितनी पोजीशन आ जाएगी, तो 2 का क्यूब, मतलब 2 सब्सटीट्यूट करना है किसमें, पोजीशन में, वेलोसिटी में मत कर देना, पोजीशन में। तो 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5। अच्छा, जीरो पे कई बार हम बिना सोचे समझे हर चीज को जीरो कर देते हैं, तो ऐसा नहीं, जीरो भी रख के देखना है। तो पहली टर्म जीरो होगी, दूसरी जीरो होगी, तीसरी जीरो होगी, लेकिन चौथी वाली बच जाएगी अपॉन 2। ठीक है, तो डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा ध्यान रखना है। उसमें गड़बड़ हो जाती है कि हम क्या होता है डेफिनेशन पे ध्यान नहीं देते, उठपटांग चीजों में लग जाते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी इज चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। अब 2 का क्यूब 8, ये भी 2 का क्यूब ही हो गया एक तरीके से 8, ये भी 8 प्लस 5 माइनस 5 बाय 2। तो 8 और माइनस 8 कट गया, 5 और माइनस 5 कट गया, तो 8 बाय 2 4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब 0 से 2 सेकेंड में ऐसा नहीं उसकी वेलोसिटी इतनी रही होगी, जैसे 0 पे हमने देखा -4 थी, 2 पे 16 हो गई, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम बात करेंगे तो इतनी वेलोसिटी उसकी मानी जाएगी। इस वेलोसिटी से हम उसको अगर कांस्टेंट से चलता हुआ माने कि सेम टाइम में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल हो जाए, तो ये उसकी एवरेज वेलोसिटी ली जाएगी। सर मैंने यही फॉर्मूला लगाया था, मैंने गलती से 13 प्लस 5 कर दिया था, तो वो 9 आ गया था, वो प्लस कर दिया था मैंने गलती से। ओके, तो ध्यान दो, है ना, ऐसी गलतियां जो भी हैं, छोटी बड़ी गलती एग्जाम में नुकसान कराती है, बस बाकी तो ठीक है। ठीक है, आया समझिए? जी सर। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें कुछ हमें पता होनी चाहिए। फिर अब इसमें और जो चीजें हैं, तो टाइम अब लिमिटेड ही है, तो उसको फिर अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। सर एक बाकी फोटो खींच लो सर। हाँ, फोटो खींच लो, किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। सर मैं नोट डायरेक्ट कॉपी में बना रहा हूँ। अगर बना सकते हो तो अच्छी बात है ना, अगर किसी कोई बना पा रहा है तो अच्छी बात है। जो लिख नहीं, ले रहा हूँ मैं तो। जितना लिख पा रहे हो उतना लिख लो, या तो बाकी कुछ सर रह पूरा जाए। हो जा रहा है। पूरा हो जा रहा है, पूरा ही हो जा रहा है। यस सर। तो अच्छी बात है, अगर पूरा हो पा रहा है तो गुड। और अगर कोई नहीं भी है तो लिख लो, जितना थोड़ा बहुत रह जाए उसको बाद में कवर कर लो, ऐसा भी कर सकते हो। तो ये पोजीशन दे रखी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और चलो बाकी करना सब कुछ सेम है, बस हमने फंक्शन बदल दिए। चलो, तो मैं कर रहा हूं यहां पे, तुम लोग अपना करते रहो, बाकी चेक करना फिर।
तो वेलोसिटी इज dx by dt, डेरिवेटिव करेंगे क्या आ जाएगा 8t³ माइनस 3t² प्लस 6t, 7 का 0 हो जाएगा। सेकेंड वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स, तो 2 सब्सटीट्यूट कर देंगे, 64 minus 12 plus 12, that is 64 meter per second. And third part का average velocity, तो change in position, ठीक है, तो सीधे position at 2 second minus position at 0 upon time interval। तो 2 second पे कितनी आ रही है position, निकाली किसी ने? 30। चलो मैं निकाल ही लेता हूँ, कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए। तो 0 पे तो 7 आ जाएगी, तो ये 7 से 7 कट गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 5 32 माइनस 8 प्लस 12 बाय 2, तो 12 में से 8 गए 4, 32 प्लस 4 36 30। तो सर यही तो मैंने भेजा था 18 मीटर पर सेकंड। तो मुझे क्या पता तुम सेकंड पार्ट का भेज रहे हो कि थर्ड पार्ट का भेज रहे हो, तुमने लिखा था, मैंने सोचा सेकंड का भेज रहे हो। अरे सर वो मैंने गलती से मैंने चैट पे भेजा है। अच्छा ठीक है, बस समझ आया ना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो और जिन्होंने डिफरेंशिएशन वगैरह वाला पार्ट अभी तक नहीं पढ़ा, वो ऐप से डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर्स जरूर देख लें, क्योंकि अभी डिफरेंशिएशन यूज होगा मेनली, बाकी चीजें बाद में देख सकते हैं, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट पहले कवर कर लें।